नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे पूर्वी मैदानी प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश में हमने बनास का जो मैदान था वो पढ़ लिया था। माही नदी का जो मैदान है उसके बारे में पढ़ लिया, और बाणगंगा के बारे में पढ़ लिया था। एक पार्ट बच जाता है, उसका कौन सा? चंबल बेसिन, या फिर चंबल का मैदान कह सकते हैं उसको। जिन क्षेत्रों में चंबल नदी प्रवाहित होती है या चंबल की जो सहायक नदियाँ प्रवाहित होती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? चंबल का मैदान कहते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो अगला पार्ट है उसको मैं दिखा रखा, चंबल का। चंबल बेसिन, हेडिंग डालो, चंबल बेसिन। ये इसको चंबल का मैदान भी कह सकते हैं। चक्कर ये पड़ता है कि हम रटी रुटाई शब्दावलियों को पढ़ते हैं। चंबल बेसिन लिखा तो चंबल बेसिन ही पढ़ना है। चंबल का मैदान भी तो बोल सकते हैं इसको, चंबल का मैदान। आप में से कोई बताएगा चंबल नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है और कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 3 राज्य। एमपी से निकलती है, राजस्थान बहती है, और यूपी में चल जाती है। 3 राज्य हो गए। अब राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? बताओ। लो, डोडा हो गया। मैप भी दिखा दिया। तो देखो चित्तौड़गढ़ में तो प्रवेश करती है, भैंसरोगढ़ के पास में है ना। चित्तौड़गढ़ तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद में कोटा और बूंदी की सीमा पे बहती है। तो मैं पहले बूंदी लिख देता हूँ, और तीसरा कोटा लिख देता हूँ। फिर कहाँ जाएगी? सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर। फिर आगे क्या आएगी? करौली। करौली। फिर धौलपुर। कहाँ चल जाएगी? धौलपुर। और धौलपुर के बाद में यूपी में चल जाती है। यूपी में इटावा के पास में यमुना नदी में मिल जाती है, ध्यान रखना। और यमुना आगे जाके कहाँ मिल जाती है? गंगा में। कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है। और फिर गंगा अपना जल कहाँ लेके चल जाती है? बे ऑफ बंगाल में लेके चल जाती है, बंगाल खाड़ी में लेके चल जाती है। तो ये बंगाल के प्रवाह की नदी है। ठीक है, अब तो समझ गए आप। तो ये कौन से क्षेत्रों में है? तो ये देखो, थोड़ा सा यहाँ दर्शा भी रखा है इसमें ना। यहाँ पर देखो, ये ग्रीन ग्रीन दर्शा रखा है ना। ये चित्तौड़ वाला पार्ट है। चित्तौड़ वाले पार्ट से एंटर हुई थी ये इधर, और फिर ये वाला पूरा इस क्षेत्रों में बहती हुई, फिर यहाँ थोड़ा सा पार्ट, फिर ये देखो धौलपुर वाला पार्ट है ना, ये इधर यहाँ तक ये पूरा। और इसकी सहायक नदियाँ भी आ जाएगी इसमें। चंबल और चंबल की सहायक नदियाँ भी तो आएगी। अब बनास भी इसकी सहायक नदी है, ध्यान रखना। तो बनास का भी इस करौली के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वो इसमें चला जाएगा। लिखिएगा, चंबल नदी के द्वारा निर्मित, चंबल नदी के द्वारा निर्मित बेसिन को ही, चंबल नदी के द्वारा निर्मित बेसिन को ही चंबल का मैदान कहते हैं। अब ध्यान देना, चंबल का जो मैदान है या चंबल बेसिन है, अगर बात करें इस 6 जिलों में बहती है। राजस्थान कितने जिलों में बहती? लेकिन इसकी कई सहायक नदियां हैं जो कई जिलों में बहती है, ध्यान रखना। तो उन जिलों में भी इसका विस्तार हो सकता है। अपन मना नहीं कर सकते कि उनमें विस्तार नहीं है इसका। जैसे माना कि काली सिंध है, इसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी। तो काली सिंध जिन क्षेत्रों में बहेगी, उस क्षेत्र में भी इसका मैदान का निर्माण
हो जाएगा। तो लिखो आप लोग, इस बेसिन का विस्तार कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चित्तौड़। हालांकि चित्तौड़ वाला पार्ट तो क्या ऊपर भूमि में आ जाता है, उच्च भूमि है ना इसकी, उसमें आ जाता है ये। 12, अब 12 में तो नहीं जा रही है नदी तो, लेकिन 12 में इसकी सहायक नदी बहती है, झालावाड़। लिख लिया। अगला फैक्ट लिखो, चंबल बेसिन में उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। क्या पाई जाती? उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। उत्खात स्थलाकृति बोलो या उत्खात भूमि बोलो, बात एक ही है। और वैसे अगर इंग्लिश में बेडलैंड, क्या बोल सकते हैं इसको? बेडलैंड बोल सकते हैं। अब देखो, आपको पता है इस चंबल बेसिन क्षेत्र में ही बीहड़ भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीहड़। देखो, चंबल बेसिन क्षेत्र में ही बीहड़ भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीहड़ भी पाए जाते हैं। देख लिया? बीहड़ को रेखांकित करें। क्या होते हैं बीहड़? देखिएगा, नदियों के प्रवाह के कारण, बीहड़ को रेखांकित करके, नदियों के प्रवाह के कारण मिट्टी में अत्यधिक कटाव हो जाता है। क्या हो जाता है? अत्यधिक कटाव हो जाता है। अत्यधिक कटाव हो जाता है, ब्रैकेट में अवनालिका अपर्दन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मिट्टी में जो अत्यधिक कटाव होता है उसको अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। ब्रैकेट में अवनालिका अपर्दन, अत्यधिक कटाव हो जाता है। लिख लिया? अत्यधिक कटाव हो जाता है और गहरी घाटियां बन जाती है। उसे ही उत्खात भूमि या बीहड़ कहते हैं। समझ जाओगे? अब देखो, चंबल के डाकू काफी फेमस है, और चंबल नदी में थोड़ी रहते हैं वो, इन बीहड़ों में पाए जाते हैं ज़्यादा। देखिएगा, इन बीहड़ों में सर्वाधिक डाकू पाए जाते हैं। खतरनाक रहते हैं चंबल के डाकू, सर्वाधिक डाकू रहते हैं। अर्थात बीहड़ डाकुओं की शरण स्थली माना जाता है। इन बीहड़ों को किसकी शरण स्थली माना जाता है? डाकुओं की। देखो, आपने कभी ये बीहड़ देखे नहीं होंगे, अगर वास्तव में अगर देखे आपने वहां नजदीकी से तो देखे नहीं होंगे ना, किसी ने नहीं देखे ना आपने तो, ठीक है, मैंने देखे हुए हैं ये। हैं? इसमें दिखाऊं? इसमें नहीं दिखा सकते अभी, मैं बता देता हूँ वैसे क्या होता है। नदी होती है, माना कि कोई नदी बह रही है, ये नदी बह रही है इधर, और इसके आसपास भूमि तो रहती है, और इस भूमियों में पानी आता है आसपास का, तो आसपास की पानी आने की जो जगह है ना वो गहरी हो जाती है, और यूं घूमती हुई रहती है ऐसे, है ना। और आसपास में छोटी छोटी झाड़ियाँ वगैरह भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं ऊपर की तरफ,
तो ये क्या एक तरफ से जंगल टाइप का भी होता है और उबड़ खाबड़ जगह भी होती है और गहरी घाटियां भी, मतलब वो गहरी नालियां होती है उसमें पास पास में। जैसे मेन नदी तो बहरी, वो तो बहती रहेगी, लेकिन उसके आसपास का जो इलाका है ना उसमें, तो उसमें क्या करते हैं डाकू वगैरह इसलिए रह लेते हैं क्योंकि ये तो घोड़ों पे या फिर पैदल ऐसे चलते हैं। अब पुलिस अगर इनका पीछा करती तो पुलिस तो या तो पैदल पीछा करेगी इनका, और या फिर कैसे करेगी, जीप से करेगी, तो जीप तो वैसे नहीं जा सकती उनमें, और जीप भी जाएगी तो एक नाले में चल जाएगी, ये तो दूसरे नाले में चल जाते हैं फिर। और ये पुलिस इनके ऊपर फायरिंग करेगी तो नीचे नीचे घूम जाते हैं, तो इधर उधर पुलिस ऊपर से तो आएगी तो ये नीचे नीचे घूम जाते हैं, और ये भी फायर कर देते हैं पुलिस के ऊपर। हथियार रहते हैं ना डाकुओं के पास, तो पुलिस के पकड़ में भी नहीं आते कई बार। बहुत खतरनाक इलाका है वो। लिखो। देखो चंबल के मैदानी भागों में काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आपसे पूछा जाए ये बीहड़ सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? हाँ। हाँ, भरतपुर में तो नदी ही नहीं जा रही है। हाँ, सवाई माधोपुर। लिखो, लिखिएगा, लिखिएगा। सर्वाधिक बीहड़, सर्वाधिक बीहड़ सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक भीड़ कहाँ पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा भीड़ पाए जाते हैं धौलपुर में। कहाँ पाए जाते हैं? धौलपुर में पाए जाते हैं। आपने एक शब्दावली सुनी होगी विद्यार्थियों, डांग। क्या होता है डांग? है? हाँ। तो डांग की रानी किसे कहते हैं? और डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। तो लिखो, डांग की रानी करौली को कहते हैं। और सर्वाधिक डांग भूमि कहाँ पाई जाती है? करौली में। और डांग का राजा? लिख लिया? एक कार्यक्रम का नाम सुना आपने, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम? तो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कौन कौन से जिलों में संचालित है, ऐसा सवाल बनता है कई बार। लिखिएगा, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। हाँ, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। लिखिएगा, इस कार्यक्रम की शुरुआत इस कार्यक्रम की शुरुआत 2005-6 में हुई। कब हुई? 5-6 में हुई थी। और इसको राजस्थान के 8 जिलों में शुरू किया गया था। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को राजस्थान के कितने जिलों में? राजस्थान के 8 जिलों में शुरू किया गया था। और इन 8 जिलों की 21 पंचायत समितियों में कितनी? और इन पंचायत समितियों की अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो 357 ग्राम पंचायतों में। 357
ग्राम पंचायत। देखो जिले के अंतर्गत पंचायत समिति आती और पंचायत समितियों के अंतर्गत ही क्या आती है, ग्राम पंचायत आती है। तो 357 तो ग्राम पंचायतें होगी और 21 पंचायत समितियां होगी और 8 जिले हो गए। इन 8 जिलों में ही शामिल है, ध्यान रखना। वो लिख लिया? इन 8 जिलों के नाम लिखो। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारा, बारह। कितने हो गए? झालावाड़, और भरतपुर। भरतपुर, ये 8 जिलों में इसको संचालित किया जा रहा है। अब बताओ, ये डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? डांग क्षेत्र को कम करना, ये कोई उद्देश्य होता है क्या? जंगली इलाके को काटोगे यूं, जो जंगल है उसको काटोगे? हाँ, जंगल का विकास करना। देखो उद्देश्य, देखो इस क्षेत्रों में, इस क्षेत्र मतलब ये जो जिले बताए ना आपको, लिखो उद्देश्य, लिखो उद्देश्य। देखो इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। क्या है? आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। और इस क्षेत्र में कौन रहते हैं? भाई चंबल का जो भीड़ है उनमें रहते हैं, फिर उनमें से डांग में भी आ जाते हैं। डांग के भी डाकू खतरनाक होते हैं। डांग और चंबल के आपस में मतलब कनेक्ट ही है, पास पास में ही, नजदीक है। हाँ, तो ये जो डाकू रहते हैं ना इस इलाके में, तो इस इन डाकुओं से मुक्त करना, मतलब इस क्षेत्र को। तो अगला उद्देश्य लिखो, डाकुओं से मुक्ति दिलाना। डाकुओं से मुक्ति दिलाना। और उद्देश्य पर्यावरण का विकास करना। इसका पर्यावरण का विकास करना। ये जो डाकू होते हैं ना, इनको पुलिस कभी भी एनकाउंटर मार देती है। ज्यादातर एनकाउंटर में मारे जाते हैं लोग। और उधर आपको पता है, उधर पुलिस का जो अधिकारी लगाते हैं, ऐसे हर किसी को नहीं लगाते वहां पे। मतलब करौली में, धौलपुर में तो ऐसा उसको लगाते हैं जो बिल्कुल बोल्ड होता है ना, भरतपुर में बोल्ड एसपी होते हैं ना, उनको लगाते हैं वहां पे। क्योंकि पुलिस को पूरा पावर देना पड़ता है वहां पर, नहीं तो ये लोग कभी भी पुलिस के ऊपर फायर कर देते हैं। अब सामान्यतः पुलिस फायर करती नहीं है, लेकिन आगे से फायरिंग हो रही है, इधर से हम फायरिंग नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना मामला फिर तो। हाँ, ऑर्डर आएगा जब करेंगे फायर, तो फिर ऐसा नहीं होता है। और ये लोग क्या करते हैं, जो डाकू लोग होते हैं ना उधर के, तो ये जो बड़े बड़े जो पैसे वाले होते हैं इनको लूटते हैं। और किसी गांव में ये कोई न कोई गांव का तो रहता ही है वो। जैसे माना कि मेरा गांव का किसी न किसी गांव का तो रहने वाला हूं मैं, और मुझे सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा प्रताड़ित किया गया तो मैं डाकू बन गया, और डाकुओं का जो गिरोह उसमें शामिल हो गया मैं। आपने मूवी देखी होगी ना, मेला, मेला दिलों का आता है गुर्जर वाला, वो वाला। तो उसमें यही तो होता है, वो एक साथ ही आते हैं, गांव वालों को भी लूटते हैं, मारते हैं, करते हैं, वो सारे करते हैं। तो ये क्या करते हैं फिर, ये इधर के डाकू होते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, सेठ सेठ होते हैं। तो सेठ को बिल्कुल ओपन वार्निंग देते हैं दिन में, उसके पास एक चिट्ठी भेजते हैं कि या तो इतना माल भेज दे। जैसे माना कोई सुनार है, तो सुनार को कह देते हैं भाई तू 10 लाख 15 लाख जो भी है वो भेज दे, या तो अगर नहीं भेजता है तो सारी आज रात को तेरा पूरा माल छपा।
अब वो क्या करेगा, ज्यादातर पुलिस को सूचना देगा, पुलिस को सूचना देगा तो पुलिस के ऊपर ही फायर कर देते हैं तो। और आज तो पुलिस बचा लेगी आपको एक दिन, तो 10 दिन बाद में फिर कर देंगे हम तो आक्रमण। एक प्रकार से आक्रमण ही हो गया वो। तो रात के समय लूटते हैं फिर ये खतरनाक, और मारते हो रहे हैं, हेड को उठा के ले जाए फिर गई पूरी प्रॉपर्टी। तो वो डरे हुए लोग रहते हैं उधर, बहुत ज्यादा हालत खराब लोगों की। दूसरी बात ये जो डांग क्षेत्र है ना, ये कहाँ पर है मैं बताऊं आपको। देखो, ये करौली धौलपुर के आसपास इधर तो चंबल ही है, पूरी चंबल चंबल बहती है यहाँ पे ना। और ये बॉर्डर भी बनाती है इधर इधर इसके साथ, एमपी के साथ, इधर आसपास इधर बहती है। अब ये जो करौली का क्षेत्र है इधर, ये डांग क्षेत्र इधर है, और इधर बीएड आ जाते हैं। बीएड तो इधर भी है लेकिन इधर भी है, और ये सवाई माधोपुर में बीएड है। और ये पूरे क्षेत्र में डांग का मतलब एक प्रकार से जंगल, जंगल होता है ना, पूरा जंगली इलाका है। अब इधर से कोई रोड वोड भी निकाल रखी, तो इस रोड पे रात को 6 बजे बाद में तो कोई जाता ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति करौली से सवाई माधोपुर आना चाह रहा है, कहाँ से, या धौलपुर से आना चाह रहा है, कहाँ, सवाई माधोपुर आना चाह रहा है, या मैं तो कहता हूँ, मैं तो यहाँ आया था, अजमेर आया था, ये बता देता हूँ आपको किधर, यहाँ टोंक होता हुआ सवाई माधोपुर कलका से टच हुआ, करौली होता है धौलपुर। मैं गया था एक बार धौलपुर के पास में, कोई ड्यूटी थी मेरी। मैं यहाँ से आया रात के समय, लोग कहे फिर रात के समय आप आ कैसे गए, रात के समय तो उधर से आ ही नहीं सकते हो आप। क्यों? क्योंकि आप आओगे बाइक लेके बाई चांस, तो आपकी बाइक खोस लेंगे वो। ये जो करौली वाले लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, जो जंगली इलाका डांग इलाका पूरा कई किलोमीटर तक है, ये तो मैप में छोटा सा दिख रहा है। अब माना कि 20 किलोमीटर का एरिया हो और जिसमें जंगल ही जंगल हो, तो उसमें तो कोई भी लूट लेगा आपको। तो ये जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं ना, वही लूट लेते हैं कई बार तो। अब उस मोटरसाइकिल को लूटी, और आप ज्यादा ज्यादा शिकायत करोगे, कहाँ मिलेगी मोटरसाइकिल, टायर कहाँ चला गया यार, हीट कहाँ चली गई, लाइट कहाँ चलेगी, वो तो कर लेंगे यूज उनको जहाँ भी यूज लेने जो। और आपके पास जो भी मिला, फोन मिल गया तो फोन चला लेंगे, 10 20 50 रुपए आपके पास वो भी रहते हैं, वो भी लूट लेंगे आपका। मुझे पता नहीं था, जाने अनजाने में आ गया, अगर ऐसे पता होता तो थोड़ी आता। हाँ, बाद में बताया लोगों ने कि पागल है, कि उधर से थोड़ी आते हैं ऐसे। हमें तो सीधा रोड दिख रहा था बढ़िया, खाली दिख रहा, कोई जा और नहीं रहा बढ़िया, तो मैं आ गया उससे। ज्यादा लेट नहीं आए, लेकिन लगभग 7:30 और 9 8:30 के बीच बीच में मैं वहां से। हमको अंधेरा हो जाता ना भाई, अंधेरा होता है कर देते वो तो प्रोग्राम चालू। वो क्या करते हैं, मतलब ऐसे रखते हैं, जाल टाइप का रखते हैं, तो जैसे जाल लेके उधर बैठ गए। अब क्या करेगा, आप आओगे उधर से, तो उधर से आओगे तो आपके सामने से एक व्यक्ति उधर से निकलेगा, और वो जाल को सामने लगा देगा, आप गिरोगे ना भाई, अगर बाइक पे आ रहे हो तो। और अगर आपके पास कहते हो मैं तो कार फॉर्च्यूनर है मेरे पास, तो ठीक है फॉर्च्यूनर लेके आ रहे हो, कोई बात नहीं, लेके आओ। तो वो क्या करते हैं, उनका एक आदमी, जैसे एक गांव उधर है, वहां से उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है 5 किलोमीटर दूर से ही, तो भाई एक फॉर्च्यूनर आ रही है, या 10 किलोमीटर दूर से आ जाती है, फॉर्च्यूनर आ रही है, घाटी पे चढ़ गई। क्योंकि इधर से चढ़ते हैं ना, घाटी और आती है इधर, एक थोड़े से धौलपुर की तरफ से आते हैं ना, यहाँ घाटी आती है, उस घाटी पे चढ़ते ही पता लग जाता है उनको क्या आगे जंगल में वो। अरे रोशनी तो बाद में दिखेगी, पहले वो तो क्या करते हैं, रोड को ब्लॉक कर देते हैं पूरा, पत्थर लगा देते हैं बढ़िया, और कंकड़। अब आप उसको हटाने के लिए रुकोगे तो सही, या वापस भागोगे, वापस भागोगे तो पीछे फिर लगा देते हैं। अब कहाँ जाओगे, दोनों तरफ जंगल, रोड पे घूमते रहो आप, और रोड पे फिर आपको ठोकेंगे, और वो तो कितनी देर गाड़ी भगाओगे बताओ। ऐसा होता है, लूट लेते हैं वो तो। और आजकल तो ये जो क्या करते हैं, पहले तो ये डाकू हुआ करते थे, और आजकल ये हो गया टिप्पर। टिप्पर का मतलब ऑनलाइन सट्टे वाले। अब इनको पुलिस ने बैन कर दिया, तो अब ये क्या करेंगे, ये काम करेंगे और क्या। फिर जैसे आपने कुछ समय पहले सुनी थी, एक लेडीज की वो जो पैरों की कड़ी पहन रखी थी, वो काट के लेके, पैर ही काट के लेके चले गए। तो जो लोग गांव में आके पैर काट के लेके जा सकते हैं, वो जंगल में तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा होता है बंधु। कर मत लेना गलती आन की, ध्यान रखना डाकू बनने की, ठीक है ना। पुलिस कब एनकाउंटर कर देगी पता ही नहीं लगेगा, 2 मिनट में कहीं भी हो पुलिस कर देती है एनकाउंटर आजकल। चलो क्या लिखा आप लोगों ने, लिखो। कंदरा सुधार कार्यक्रम, कंदरा। कंदरा सुधार कार्यक्रम।
कंदरा सुधार कार्यक्रम। देखिएगा, देखो मेरी बात सुनो, मैंने पहले ही बताया आपको कि चंबल नदी उच्च भूमि में भी बहती है और निम्न भूमि में बहती है। तो उच्च भूमि में जो कंदराएं पाई जाती है उनमें सुधार करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम क्या है, कंदरा सुधार कार्यक्रम 1989। कंदरा एक प्रकार से जैसे पहाड़ों में गुफा टाइप की सी पाई जाती है ना, या कटा फटा पहाड़ी पहाड़ी इलाका होता है एक प्रकार से, या ऊंचा उठा हुआ थोड़ा सा पहाड़। देखिएगा, हाँ घाटी जैसा कह सकते हो आप। देखिएगा, इसे देखो, इस कार्यक्रम की शुरुआत इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा की गई। सर्वाधिक कंदरा कहाँ पाई जाती? कोटा में। लिखो, सर्वाधिक कंदराएं कोटा में पाई जाती है। लिख लिया विद्यार्थियों? और बाकी कुछ फैक्ट बच जाते हैं अगर इसके चंबल नदी के, तो वो कहाँ पर पढ़ेंगे हम? चंबल नदी में पढ़ेंगे। तो ये जो हम पूर्वी मैदान पढ़ रहे हैं, तो पूर्वी मैदान में देखो हमने कौन कौन से भागों में बांटा पूर्वी मैदान को। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा पूर्वी मैदान को। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने, चलो मैप में बताता हूँ आपको, रुको, ये मैप ले लेते। ये जो है इसको 4 भागों में बांट लिया। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। पहला भाग कौन सा? माही बेसिन। दूसरा बाणगंगा। तीसरा चंबल। और चौथा बनास। माही को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन सा? एक तो 56 का मैदान और एक कांठल का मैदान। बाणगंगा को नहीं बांटा। चंबल में हमने सामान्यतः चंबल कौन से एरिया में बहती है वो देख लिया, और कौन से बीएड उत्काद बेडलैंड वगैरह जो पाई जाती है उसके बारे में देख लिया। और बनास को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग। दक्षिणी भाग को हम मेवाड़ का मैदान कहते हैं, और उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? मालपुरा का। मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं, ध्यान रखना। और कभी ध्यान रखना, अकेला मालपुरा भी मिल जाता है, करौली नहीं आता उसके साथ में। वैसे तो मालपुरा करौली के नाम से जाना जाता है वो, लेकिन अकेला मालपुरा भी मिल सकता है उसके लिए। और फिर जो मेवाड़ का मैदान है उसको कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन से? पिडमांड का मैदान और मालखेराड़ का मैदान। ठीक है, ये तो हो गया इसका। तो ये कंप्लीट हो गया अपना चंबल। ये जो अरावली है इसको भी पढ़ लिया हमने, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। और ये पूरा पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र को भी हमने 2 भागों में बांट लिया था। कौन कौन सा? शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। 2 कौन कौन से? बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। और अर्ध शुष्क को हमने कितने भागों में बांटा? 4 भाग। कौन कौन से? सबसे पहले घग्गर बेसिन। कौन सा? घग्गर बेसिन। फिर शेखावटी बेसिन, फिर नागौरी उच्च भूमि, फिर लूणी बेसिन। नागौरी उच्च भूमि को कितने भागों में बांटा? 3। कौन कौन से? पहले जायल श्रेणी, फिर मांगलोद, और फिर मकराना श्रेणी। ठीक है, तो देखो राजस्थान के जितने भी भौतिक भूभाग थे हमने सारे भौतिक भूभाग पढ़ लिए, अलावा इस पिंक पिंक के। और ये पिंक पिंक भी मुख्य रूप से तो इधर ही है, और इसमें 4 जिले आएंगे। 4 जिले कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। मुख्य रूप से तो इनमें ही है, हालांकि आगे सवाई माधोपुर करौली तक भी फैला हुआ क्षेत्र है ये, लेकिन मुख्य रूप से यही है। तो अगला जो भौतिक भूभाग आएगा वो कौन सा आएगा अपना? आड़ोती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। लिखो, अगला लिखो, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश।
और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को कब पढ़ेंगे? अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।